नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, लेकिन सबसे पहले आज की 5 अहम खबरें जिन पर नजर हमारी बनी रहेगी इस पूरे बुलेटिन में, इस खास प्रोग्राम में। कौन कौन सी 5 अहम खबर हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले बात हम तकरार की करेंगे। दरअसल जिस बात का जिक्र करेंगे, जिक्र तकरार का करेंगे। क्या कोई नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर सकता है? अगर करता है तो क्या यह संविधान की तौहीन नहीं? बिहार की सियासत में इस वक्त एक ज्वालामुखी फूट पड़ा है। एक तरफ तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिमों के हक पर हमला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे शरिया बनाम संविधान की सीधी जंग बता रही है। तेजस्वी के बयानों पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ऐसा हमला बोला जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। सवाल यही है कि ये सियासत है या फिर संविधान पर सीधा प्रहार। आज हम आपको दिखाएंगे इस ज्वलंत बहस का हर पहलू, कोर्ट, कानून और राजनीति और जन भावना, सब कुछ बस कुछ देर के बाद। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे आपकी कार जो बेकार हो गई है। दरअसल आज आपकी लाखों की कार जिसे आप रोज प्यार से धोते हैं, जिसकी सर्विस पर आपने हजारों खर्च किए हैं, वही कार अब कबाड़ बन चुकी है। जी हां, दिल्ली में आज से लागू हो गया है गाड़ियों का डेथ वारंट। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां पूरी तरह बैन। ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल, और गलती से रोड पर निकल गए तो गाड़ी सीधे स्क्रैपिंग सेंटर भेज दी जाएगी। लेकिन क्या वाकई आपकी कार का अब कोई इस्तेमाल नहीं है, या है कोई आखिरी रास्ता आपके पास बचा हुआ? हम बताएंगे वो तमाम नियम, रास्ते और सख्त शर्तें जिनसे आपकी पुरानी कार बच सकती है इस लोहे की मौत से। डिटेल कुछ देर में। तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे धर्मांतरण का। सोचिए अगर आपकी 15 साल की मासूम बेटी एक शादी में जाए और फिर अगली सुबह उसका कोई अता पता ना हो। लेकिन ये सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं है, यह है एक सुनियोजित साजिश जिसमें अपहरण, धर्मांतरण और जिहादी ट्रेनिंग का खौफनाक ताना बाना बुना गया है। प्रयागराज से उठाई गई दलित नाबालिग को केरल के त्रिशूल तक ले जाया गया, जहां उसे जबरन इस्लाम कबूल कराने और आतंक की राह पर धकेलने की कोशिश की गई। लेकिन लड़की की हिम्मत और पुलिस की सतर्कता ने एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। आज हम बताएंगे आपको केरल कनेक्शन की कहानी, जिसने देश की बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे मां सीता के मंदिर का। जहां जानकी ने हल जोता था, जहां धरती की कोख से मां सीता प्रकट हुई थी, अब उसी पुराना धाम की धरती पर इतिहास फिर लिखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बारी है मां जानकी के मंदिर की। बिहार के सीतामढ़ी में बनने जा रहा है एक भव्य रामायण कालीन धाम, जो आस्था, संस्कृति और राजनीति तीनों को एक सूत्र में पिरोएगा। नीतीश कैबिनेट ने 883 करोड़ की मेगा योजना को मंजूरी दी। अगस्त में खुद मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। आज हम आपको बताएंगे इस महापरियोजना का पूरा खाका, जो न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाएगा बल्कि बिहार को सीता की धरती के लिए रूप में वैश्विक पहचान भी दिलाएगा। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र महंगी ट्रेन का करेंगे। आज से ट्रेन पकड़ना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे ने यात्रियों की जेब पर सीधी चोट की है। 5 साल बाद आज से लागू हुआ किराया बढ़ोतरी का नया फरमान। एसी हो या फिर स्लीपर, मेल हो या फिर राजधानी, सबकी टिकट अब महंगी हो चली है। सवाल यह है कि कितना बढ़ा है किराया, कौन सी ट्रेनों पर ज्यादा असर पड़ा है और किसे मिली है थोड़ी राहत। अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। रेल का ये झटका सीधा पड़ेगा आपकी जेब पर। हम बताएंगे हर डिटेल सिर्फ इंडिया वॉइस पर अब से कुछ देर के बाद। तो इन 5 खबरों पर रहेगी हमारी नजर, और जाते जाते बात पते की आपको बताएंगे। लेकिन जब शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। क्या कोई नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कानून को असंवैधानिक बता सकता है? क्या कोई राज्य सरकार केंद्र के कानून को सरेआम कूड़ेदान में फेंकने की बात कर सकती है?
और अगर कर रही है तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं? बिहार की सियासत में एक बार फिर दरअसल वक्फ कानून को लेकर बवाल मच गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पटना में विशाल रैली की, लेकिन बीजेपी इसे सीधे सीधे शरिया बनाम संविधान की लड़ाई बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है, अगर आपको संविधान पसंद नहीं तो पाकिस्तान चले जाइए। जी हां, आपने सही सुना। अब सवाल यही है कि यह बयानबाजी क्या सिर्फ सियासत है या वाकई में कोई गंभीर खतरा संविधान के मूल ढांचे पर है? बिहार की राजनीति में इन दिनों वक्फ संशोधन कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में पटना में इस कानून के विरोध में एक विशाल रैली की और केंद्र सरकार पर वक्फ कानून के जरिए मुस्लिम समाज के अधिकारों में दखल देने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे संविधान विरोधी बताया और कहा कि वो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तेजस्वी को मौलाना तेजस्वी कहते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी हैं, जो केवल शरिया कानून की बात करते हैं और संविधान की अवहेलना करते हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही इसे असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं, जबकि ये मामला अभी न्यायालय में लंबित है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या नवी हेल तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी और उनकी पार्टी संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का सम्मान नहीं करते तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उनका यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। उन्होंने तेजस्वी पर वंशवाद, परिवारवाद और युवाओं के नाम पर सियासी भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। वहीं तेजस्वी यादव के समर्थक इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। फिलहाल ये मुद्दा सियासत में नया भूचाल लाने वाला है, जो बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है। तेजस्वी के वक्फ कानून विरोध पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा? ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है, कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। कौन व्यक्ति है जो आने वाले उनके नस्ल को सुधारने का प्रयास कर रहा है, और कौन व्यक्ति है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके वोट लेना चाहता है? तो जो जात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको ऐसी राजनीति मुबारक हो। हम तो विकास की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है, जो वोट देगा उसके भी हम साथ हैं, जो वोट नहीं देगा उसके लिए। ये सरकार नकलची सरकार, इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन ये जो निकम्मी सरकार ये भाग खड़ी होगी। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूं ये समाजवाद का चोला उड़े हुए इन लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था? क्या जेपी का समाजवाद यह था? या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो। भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की
सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। तो बिहार चुनाव से पहले शरिया बनाम संविधान की जंग शुरू हो चली है। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम खबर आपको बताते हैं। क्या आपने भी हाल ही में अपनी पुरानी कार की सर्विस करवाई है, टायर बदलवाए हैं, इंजन की ट्यूनिंग करवाई है और अब आप सोच रहे हैं कि गाड़ी सालों तक आराम से चलेगी? तो रुकिए, हो सकता है आपकी लाखों की कार अब सिर्फ कबाड़ में जाने लायक बची हो। जी हां, दिल्ली में आज से यानी कि 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर पूरी तरीके से पाबंदी लग गई है। अगर आपकी गाड़ी इस कैटेगरी में आती है तो अब ना तो पेट्रोल मिलेगा ना ही डीजल, और अगर गलती से गाड़ी लेकर निकल पड़े तो ANPR के कैमरे आपकी नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और गाड़ी सीधे स्क्रैपिंग सेंटर भेज दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या 15 साल पुरानी कार अब बेकार हो गई है? क्या उसे सड़क से हटाकर कबाड़ में डाल देना चाहिए? नहीं, एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कड़े नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से राजधानी में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां न सिर्फ बैन होंगी बल्कि उन्हें फ्यूल भी नहीं मिलेगा। यह फैसला दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए लिया गया है। सरकार ने 350 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगा दिए हैं जो गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और गाड़ी जो है उसको स्कैन पूरी तरीके से करेंगे और गाड़ी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी कि ELV है या फिर नहीं उसको तय करेंगे। अगर गाड़ी ELV यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल निकली तो फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा और मौके पर ही गाड़ी जब्त कर स्क्रैपिंग सेंटर भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि नियम सिर्फ कागजों में नहीं रहेंगे बल्कि दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम मिलकर इसे लागू कराएंगे। अब बात करते हैं राहत की। दिल्ली में बैन के बाद भी आप 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को कुछ चुनिंदा राज्यों में चला सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। लेकिन शर्त यह है कि आपको दिल्ली से पहले NOC लेनी होगी और फिर जिस राज्य में ले जा रहे हैं वहां गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि हर राज्य और जिले के नियम अलग हैं। कुछ जिलों में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कुछ में होता है, लेकिन प्रक्रिया सख्त है। अगर आपने EOL अवधि खत्म होने से पहले NOC नहीं ली तो फिर आपकी गाड़ी कहीं भी रजिस्टर नहीं हो सकेगी। सरकार ने 1 से 23 जून के बीच तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियों की पहचान की है जो अब ईंधन नहीं भरवा सकेंगी। कुल तकरीबन 8 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192 के तहत सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, यहां तक कि जेल भी हो सकती है।
तो जाहिर है दिल्ली में गाड़ी चलाना अब आपके लिए मुश्किल है। बढ़ते हैं आगे एक और अहम खबर की ओर। सोचिए आपकी 15 साल की बेटी एक शादी में जाए और फिर वापस कभी ना लौटे। 8 मई की रात प्रयागराज की एक दलित लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो सुनकर पूरे देश का दिल दहल उठा। यह महज अपहरण नहीं था, यह थी एक बहुत बड़ी साजिश। एक मासूम को न सिर्फ धर्म बदलने पर मजबूर किया गया, बल्कि उसे आतंकी बनाने की ट्रेनिंग देने तक की तैयारी की गई। और यह खेल खेला गया प्रयागराज से लेकर केरल तक। प्रयागराज की 15 साल की दलित नाबालिग लड़की 8 मई को गांव में आयोजित एक शादी समारोह में गई, लेकिन रात 10 बजे वो अचानक गायब हो गई। तफ्तीश में जो खुलासा हुआ, उसने यूपी से लेकर केरल तक की सुरक्षा एजेंसीज को हिलाकर रख दिया। दरअसल जो खुलासे हुए हैं वो पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया गया। लड़की ने खुद पुलिस को यह बताया है कि शादी समारोह में उसकी मुलाकात दरक्षा बानो नाम की एक महिला से हुई, जो उसके ही गांव की थी। दरक्षा ने लड़की को पैसों का लालच दिया, इस्लाम की खूबियां बताई, झांसा दिया और एक सुनियोजित जाल में फंसा लिया। फिर उसने अपने साथी मोहम्मद कैफ को फोन किया, लड़की को लेकर प्रयागराज जंक्शन पहुंचे और वहां से ट्रेन के जरिए पहले दिल्ली और फिर केरल के त्रिशूर पहुंच गए। रास्ते भर दरकशा किसी ताज मोहम्मद नाम के शख्स से लगातार संपर्क में थी और कह रही थी, मैं आ रही हूं, लड़की साथ है। त्रिशूर पहुंचने पर लड़की को एक मकान में रखा गया, जहां पहले से कई नाबालिग लड़कियां थीं और कुछ दाढ़ी वाले लोग लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। जिहाद की ट्रेनिंग की बातें हो रही थी। लड़की घबरा गई और किसी तरह वहां से भाग निकली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दरक्षा बानो, मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया है कि यह सिर्फ एक मामला नहीं है, ये एक केरल मॉडल के जरिए पहले भी कई लड़कियों को फंसाया जा चुका है। अब ताज मोहम्मद नाम का शख्स मास्टरमाइंड के रूप में रडार पर है, जो केरल में रहता है और इस नेटवर्क का संचालन करता है। डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मनी ट्रांसफर्स की जांच की जा रही है। एफआईआर में अपहरण, धमकी, धर्मांतरण, जाति सूचक गालियां और पॉस्को एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। इस पूरे मामले में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है, बल्कि ये एक बार फिर सवाल उठ गए हैं कि देश की नाबालिग बेटियां कितनी असुरक्षित हैं और धर्मांतरण के नाम पर चल रही ये साजिशें कब तक मासूम जिंदगियों को निगलती रहेंगी। प्रयागराज से केरल तक नाबालिग दलित लड़की दरअसल उसको निशाना है। उस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और रिमांड के लिए भेजा गया है और रिमांड के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त एक अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशंस हैं, जहां संभावित लोकेशंस हैं, वहां पे गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी वो आप लोगों से साझा की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसके संभावित लोकेशन जो आए हैं, अब वो इस समय पे कहाँ पे हैं ये अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसलिए, बट ये है कि जहाँ जहाँ संभावित लोकेशंस हैं वहाँ पे टीम भेजी गई। एफआईआर में एक व्यक्ति ने धमकी भी दी थी पीड़िता की मां को, उसके नंबर के आधार पर क्या उसे भी ट्रेस किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो एक नंबर उसमें बताया गया था, उस नंबर को भी हम देख रहे हैं। वो नंबर किसका है उसके लिए जो हमारे सर्विलांस के माध्यम से उस पर भी जानकारी की जा रही है। पीड़िता है उसको घर वालों को हैंडओवर कर दिया गया है या अभी वन स्टॉप सेंटर में क्या? पीड़िता का अभी जो विधिक प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। उसमें जो उसके बयान वगैरह जो होने हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान वगैरह होने हैं, वो अभी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अभी CWC के कस्टडी में है। एक बार जब जैसा कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद होगा, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
संगम नगरी प्रयागराज के फूलपुर के ललहट गांव में एक दलित लड़की का अपहरण, उसके बाद उसके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामले में अब पुलिस से पूरी मुस्तैदी से काम करना शुरू कर चुकी है। अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें एक दरक्षा है जो उस लड़की की दोस्त बताई जा रही है और उसको ही अपहरणकर्ता के रूप में माना जा रहा है। साथ ही साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब पुलिस की जो टीम है वो ताज मोहम्मद की तलाश कर रही है। ताज मोहम्मद भी आरोपी है और वांछित है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। दरअसल पूरा मामला जो संज्ञान में आया, ये कह सकते हैं कि एक लड़की है जिसको कुछ दिनों पहले यहाँ से दिल्ली ले जाया गया, उसके बाद उसको केरल ले जाया गया, जहाँ पर उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई, उस पर दबाव बनाया गया, उसका माइंड वॉश करके जिहाद के लिए ट्रेनिंग देने की कोशिश की। लड़की जब वहाँ से आई तो उसने इस तरह का बयान दिया, जिसके बाद अब पुलिस चौकन्नी हो चुकी है। अब तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनको रिमांड पर भेज दिया है। उसके बाद जो एक और आरोपी है उसकी अब तलाश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस अब इस पूरे रैकेट को पकड़ने की कोशिश करेगी, जिसमें धर्मांतरण से लेकर के अपहरण की पूरी घटना को अंजाम दिया था और आगे कहाँ इस तरह की चीज़ें की गई हैं या इसके पीछे क्या रहस्य है, उन तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस और जांच एजेंसियां काम करना शुरू कर चुकी है। शोभित इंडिया वाइस प्रयागराज। जाहिर है अब इस पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश और किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे एक और अहम खबर के साथ, जहां जनक ने हल जोतते हुए धरती की कोख से मां सीता को पाया था, जहां भारतीय संस्कृति की सबसे पवित्र नारियों में से एक मां जानकी ने जन्म लिया था, अब उस पावन धरा को मिलेगा उसका असली गौरव। बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में अब अयोध्या की तरह ही भव्य रामायण कालीन मंदिर का निर्माण होगा और इसकी आधारशिला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगस्त महीने तक रखने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति अब आस्था और विरासत के रास्ते पर चल रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीतीश कुमार कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला। कैबिनेट की बैठक में पुनौरा धाम के विकास के लिए 883 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को भव्य मंदिर सहित विकसित किया जाएगा। अगस्त तक शिलान्यास होगा। इस योजना में सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि पुनौरा धाम में धार्मिक संरचनाएं, पर्यटन केंद्र, यात्री निवास, बेहतर सड़कें, साफ सफाई, सुरक्षा के इंतजाम भी शामिल होंगे। अयोध्या की तर्ज पर एक ऐसा धाम विकसित किया जाएगा जो बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय बनेगा। नीतीश सरकार इसे 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करने का संकल्प ले चुकी है। पिछले हफ्ते 24 जून को भी नीतीश कैबिनेट की बैठक में 46 एजेंडे पर मोहर लगी थी। अब ये दूसरी बैठक जिसमें आस्था और राजनीति दोनों के ताने बाने साफ दिख रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न केवल बिहार के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा। साथ ही ये प्रयास एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का रूप ले सकता है। अयोध्या में राम है तो सीतामढ़ी में सीता है। अब दोनों स्थलों का एक जैसा विकास भारत की धार्मिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन सकता है। और जब मां सीता की भूमि पर फिर से गूंजेगा मंत्रोच्चारण तो पूरा बिहार कहेगा जय जननी जानकी। आज से रेल सफर महंगा हो गया है। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जेब अब थोड़ा और हल्की होने वाली है। 5 साल बाद रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है और ये नियम आज यानी कि 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। इस फैसले का असर देश के करोड़ों रेल यात्रियों पर सीधा पड़ेगा। अब सवाल उठता है, कितना बढ़ा किराया, कौन सी ट्रेन हुई है महंगी और किसे मिली है राहत? हम आपको देंगे इसका पूरा लेखा जोखा। रेलवे ने आज से सभी मेल, एक्सप्रेस और प्रीमियम ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। जनरल, नॉन एसी, सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास के किराए में 1 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है। यानी अगर आप 1000 किलोमीटर का सफर करते हैं तो एसी
टिकट पर आपको 20 रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे। वंदे भारत, शताब्दी, तेजस, राजधानी, दुरंतो और गरीब रथ जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी किराया बढ़ गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल, उपनगरीय और मासिक सीजन टिकट पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। रेलवे ने यह फैसला कोरोना काल के बाद हुए घाटे और मेंटेनेंस लागत को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले किराया 2020 में बढ़ाया गया था। तो अब अगर आप ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो किराया का नया चार्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि रेल का ये झटका सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। साथ ही हम आपके लिए जल्द ही किराया बढ़ने के पीछे की पॉलिसी और यात्रियों की राय लेकर भी आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो तय हो गई है कि रेल यात्रियों को अब बड़ा झटका लग गया। तकरीबन 5 साल के बाद रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है। चलिए अब चलते चलते आपको बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि मुश्किल चाहे जितनी भी हो, अगर हौसले बुलंद हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। आज थकना मना है, क्योंकि कल जीत हमारी है। फिलहाल इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। खबरों का सिलसिला जारी है।